गाड़ी इशारे पर रुकी तो एक जवान लड़की मेरे पास तस्बीह भेजने आई। बोली, साहब तस्बीह खरीद लो, अम्मा अब्बा की रोटी लेनी है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं तुम्हारी सारी तस्बीह डबल पैसों में खरीद लूंगा, बस तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। वो लड़की मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी को लॉक लगाया और गाड़ी भगाकर एक वीरान जगह ले गया। वहां उसकी इज्जत लूटने लगा। वो लड़की शोर मचाने लगी कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मगर मुझे रहम न आया। जब मेरा दिल भर गया तो मैंने पैसे निकालकर उसकी मुट्ठी में दिए और उसे उसके घर उतार कर मैं आगे निकल गया, मगर वह अपना बैग गाड़ी में भूल गई। मैं बैग देने वापस गया तो उसके घर में बैठी औरत को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वह तो मेरा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। स्क्रीन पर सारा का नाम देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। ये लड़की तो मेरी जिंदगी अज़ाब बनाने पर उतर आई थी। मैंने हाथ में पकड़े चाय के कप को मेज पर रखकर फ़ोन उठा लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूं, लेकिन मैं अब देखना चाहता था कि वो अब मजीद मुझे क्या कहना चाहती है। क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कॉल रिसीव करते ही बेजारी से पूछा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ, क्यों बार बार कॉल किए जा रही हो? मेरे तल्ख लहजे पर दूसरी तरफ से एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोली, तुम तो अब हर वक्त ही मशरूफ होते हो, मैं फिर किस वक्त तुमसे बात करूं? ऐसी भी क्या जरूरी बात है? जल्दी बोलो, मुझे मीटिंग में जाना है। कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। देखो सारा, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। मेरे अंदाज पर वह मजीद खुद पर काबू न रख सकी थी और फोन पर ही फट पड़ी थी। तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, तो अब ऐसे क्यों बेरुखी से बात कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ और जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। उसकी आवाज में दुख और मायूसी की अमेजिश थी। मैंने गहरी सांस ली। देखो सारा, इसे पीछे पड़ना ही कहते हैं कि जबकि मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं अब तुमसे मजीद ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए, और जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे, वो सब क्या था? क्या वो सब धोखा था, फरेब था? तुम जो चाहो समझ सकती हो, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैंने उसका फोन काट दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरा गुरज समझ गई होगी और आइंदा मुझे तंग नहीं करेगी। मेरे दिल में एक सुकून उतर गया था। मेरी जिंदगी से सारा का बाप अब हमेशा के लिए बंद हो गया था। मेरा नाम अरसल है। मैंने खुशहाल घराने में आँख खोली। मेरे वालिद का अपना बिजनेस था। मेरी वालिदा भी आला तालीम याफ्ता थी और कॉलेज में प्रोफेसर थी। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता और लाडला बेटा था। इकलौता होने की वजह से मेरे वालिद और वालिदा ने हमेशा मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे वालिद अपने कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर मशरूफ रहते थे। अक्सर उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। यही वजह थी कि वो घर में काफी कम वक्त गुजारते थे। मेरे वालिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरा दाखिला शहर के बेहतरीन स्कूल में करवाया था। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जाहिर है मैं अपने वालिद का एक ही बेटा था। अपना बेतहाशा पैसा उन्होंने मुझ पर ही खर्च करना था। मैं पढ़ाई में भी ठीक था और हर क्लास में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाता था। देखा जाए तो मैं एक फर्माबरदार बच्चा था। मेरी माँ घर पर मेरे साथ होती थी। उनकी मुलाजमत के औकात ऐसे थे कि मुझे कभी घर पर तन्हा नहीं रहना पड़ता था। वो अपने पीरियड्स के टाइम पर कॉलेज जाती थी और पीरियड्स लेकर घर वापस आ जाती थी। अक्सर वो मेरे स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाती थी और मेरे घर आने तक वापस आ जाती थी। कभी कभार ही किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से उन्हें देर होती थी। घर पर मुलाजिम हमेशा मौजूद होते थे, इसलिए कोई मसला नहीं होता था।
मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। लाड प्यार के साथ वह मेरी अच्छी तरबियत करने की भी हमेशा कोशिश करती थी, लेकिन वह गुस्से की काफी तेज थी। शायद उनकी मुलाजमत की नयत ऐसी थी कि उन्हें अपना रोब और दबदबा कायम रखने की आदत सी हो गई थी। बहरहाल वो एक अच्छी और जिम्मेदार माँ थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। मेरे अम्मी और अब्बू के बीच होने वाले आए दिन के झगड़ों की वजह से मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद होकर रह गया था। मैं नहीं जानता था कि दुनिया की हर नेमत मुयस्सर होने के बाद भी हमारे घर में इस कदर लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी। अब्बू और अम्मी एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि वह किसी मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहे थे, और वह मजबूरी शायद मैं था। दोनों ही मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरी खातिर वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर थे। मैं अक्सर ये सोचता था कि ना जाने क्यों मेरे वालिद और वालिदा में वो ज़हनी हम आंगी और मोहब्बत ना थी जो अक्सर मियाँ बीवी में होती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों और क्लास फेलों से उनके घर के किस्से सुनता तो हैरान रह जाता था। उनके वालिदैन जिस तरह एक साथ वक्त गुजारते थे, घूमने फिरने और शॉपिंग पर जाते थे, एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे, ऐसा माहौल मेरे घर में न था। मेरे माँ बाप तो एक दूसरे के दुश्मन थे और मैंने बचपन से ही उन दोनों को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा था। मैं अम्मी अब्बू के झगड़े के बाद अक्सर अपने ज़हन में मुख्तलिफ कयास आराया करता था। शायद अब्बा को अम्मी पसंद न थी, या वह किसी और जगह शादी करना चाहते थे, तभी तो वह अम्मी से लड़ते थे। हालांकि मेरी माँ में तो कोई कमी न थी। वो खूबसूरत थी, अच्छे खानदान से थी, पढ़ी लिखी और काबिल थी, लेकिन अब्बू को वो एक आँख ना भाती थी। मैं कुछ बड़ा हुआ तो वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के झगड़ों में किसी हद तक कमी आ चुकी थी। शायद दोनों लड़ कर थक चुके थे और अब उन दोनों ने एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर लाताकी इख्तियार कर ली थी। दोनों के दरमियान बहुत कम बातचीत होती थी, और वह भी शदीद जरूरत के वक्त, वरना महीनों वो एक दूसरे से मुखातिब ना होते थे। वालदैन के इस रवैये का मेरी जिंदगी पर काफी बड़ा असर पड़ा था और मैं ज़हनी तौर पर परेशान रहने लगा था। सुकून की खातिर मैंने अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर घूमने फिरने में वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। पैसे की कमी ना थी, इसलिए कम उम्री से ही मैंने लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत का खेल शुरू कर दिया था और सिगरेट भी पीने लगा था। मैं अक्सर सोचता था कि काश हमारे पास ये दौलत और आसाइशात ना होती, बल्कि घर का सुकून होता। मेरे माँ बाप में मोहब्बत और एहतराम होता तो शायद आज मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अपने वालिद के घर में दिलचस्पी न लेने और झगड़े की वजह अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। मेरा बाप एक अयाश और बदकिरदार आदमी था। मैं 10वीं क्लास में था जब मैं अपने दोस्त की सालगिरह में शिरकत करने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट गया था, लेकिन वहां अपने बाप को एक मॉडर्न लड़की के साथ देखकर हैरान रह गया था। अब्बू ने तो बताया था कि वो ऑफिस के जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं और 3 दिन के बाद आएंगे, लेकिन यहाँ होटल में वो किसी मॉडल लड़की के साथ गुल छड़े उड़ा रहे थे, जिसका लिबास भी इंतहाई गैर मुनासिब था। शुक्र था कि मेरे दोस्त मेरे वालिद को नहीं जानते थे, वरना अगर वो मेरे वालिद को इस तरह किसी और लड़की के साथ देखते तो पता नहीं क्या सोचते। मेरा सारा मूड खराब हो चुका था और मैं ठीक से सालगिरह भी एंजॉय नहीं कर सका था। घर आकर फौरन मैंने अम्मी को इस बारे में बताया था, लेकिन उनका इत्मीनान मेरे लिए हैरतंगेज था। मैं जानती हूँ अम्मी ने कहा तो मैं हैरान रह गया। ये सब तो बहुत अरसे से हो रहा है और तुम्हारे बाप और मेरे दरमियान झगड़े की असल वजह भी यही है। आजकल भी तुम्हारा बाप किसी मॉडर्न लड़की पर अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन अब मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। ना अब मुझे तुम्हारे बाप पर गुस्सा आता है। हाँ, पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैंने इस सब के साथ समझौता कर लिया है। इतना वक्त गुजर गया है, तुम्हारा बाप नहीं बदला और ना ही वह कभी बदलेगा।
तो मेरे चीखने चिल्लाने का क्या फायदा? मम्मा ने कहा तो मैं चुप हो गया था। मैं जानता था कि बाबा की अहमियत और मोहब्बत मम्मा के दिल से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। औरत तब तक ही अपने शोहर से झगड़ा करती है जब तक वह उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत खत्म होने के बाद शोहर और एक आदमी में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। उसके बाद मैंने कई बार अपने बाप को मुख्तलिफ लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा था। शुरू में मैं शर्मिंदा हो जाता था और इधर उधर मुंह छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस बात का आदी होता चला गया। अब वालिद को किसी औरत के साथ देखकर मुझे ज्यादा बुरा महसूस नहीं होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता औरत की इज्जत और एहतराम मेरे दिल से कम होता चला गया था। पता नहीं ये किस तरह की औरतें थीं जो चंद पैसों की खातिर अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ वक्त गुजारने को भी बुरा नहीं समझती थी। मैंने कभी अपने वालिद से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मैं उनकी सारी हकीकत जान चुका हूँ। इसलिए वो अक्सर बातों बातों में मुझे वजाहत पेश किया करते थे। पता नहीं वह मुझे मुतमईन करना चाहते थे या खुद को। देखो, अरसल मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां होती है। वह किसी से अपने दिल का हाल कह भी नहीं सकता। एक मर्द अपने खानदान और रिश्तों को खुश रखने की हमेशा पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए जिंदगी के चंद लम्हात वो अपनी मर्जी और खुशी से गुजार लेता है, तो इसमें गलत क्या है? मैं बाबा के ख्यालात सुनकर चुप हो जाता। देखा जाता तो इस एक आदत के अलावा उनमें कोई और खामी न थी। वो एक बेहतरीन बाप थे। उन्होंने घर में कभी रुपए पैसे की तंगी ना होने दी थी। घर में हमेशा एक खतीर रकम खर्चे और अचानक जरूरत के लिए मौजूद रहती थी। मम्मा की अपनी तनख्वाह थी, लेकिन अब्बा ने कभी उनके पैसों का जिक्र नहीं किया था, ना कभी उनसे खर्चे का हिसाब लिया था। वो एक शाह खर्च इंसान थे और पैसा खर्च करते हुए कभी हाथ नहीं रोकते थे, लेकिन वह कभी अच्छे शौहर नहीं बन सके थे। इसमें कुछ ना कुछ हाथ माँ का भी था। उनके अंदर सब्र और बर्दाश्त की शदीद कमी थी। खैर, अब माँ को भी उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इस सब के दौरान मेरी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं जवान हो गया था। बाबा चाहते थे कि मैं मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करूं। वालदैन के लड़ाई झगड़े और दोस्तों के साथ आवारा गर्दी के बाइस पढ़ाई की तरफ मेरा ज्यादा रुझान नहीं रहा था। इसलिए मैंने अपने ही शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। आखिर को तो मैंने बाबा का बिजनेस ही संभालना था। इसलिए ज्यादा पढ़ लिख कर मैंने क्या करना था? यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मैंने पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि दोस्तों और लड़कियों के साथ टाइम पास करने के लिए लिया था। यूनिवर्सिटी में काफी मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियां पढ़ने आती थी। मैं अच्छा खासा खुशल था। हमेशा महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता, अपनी बड़ी सी गाड़ी में यूनिवर्सिटी आता। शाह खर्च भी था। मेरे हर अंदाज से खूबसूरती झलकती थी। लिहाजा यूनिवर्सिटी की ऐसी लड़कियां जिनका मकसद पढ़ाई ना था, बल्कि मेरी तरह वक्त गुजारी था, मेरे गिर्द तितलियों की तरह मंडलाने लगती थी। बहुत सी लड़कियां मेरे साथ दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। मुझे जो लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ दोस्ती कर लेता, उसके साथ वक्त गुजारता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, महंगे ताहिब देता। नताइज के तौर पर वह लड़की पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आकर गिरती। मैं उसके साथ वक्त गुजार कर आगे बढ़ जाता। मैं 5-6 महीने से ज्यादा किसी लड़की के साथ वक्त नहीं गुजारता था। बहुत जल्द लड़कियों से मेरा दिल भर जाता था। देखा जाए तो मैं भी वही जिंदगी गुजार रहा था जो मेरे बाप ने गुजारी थी। उस वक्त बाप की हरकतों को बुरा समझने और उस पर शर्मिंदा होने के बावजूद मैं खुद भी उसी रास्ते पर चल रहा था। उस वक्त मेरा बाप खुद को और मुझे मुतमई करने के लिए जो वजाहत दिया करता था, अब मैं भी अपनी ज़मीर को अक्सर वैसी ही वजाहत पेश करके सुला देता था। क्या था? अगर मैं लड़कियों के साथ वक्त गुजारी कर रहा था,
मैंने कभी किसी लड़की को अपनी तरफ माइल होने पर मजबूर तो नहीं किया था और ना ही कभी किसी के साथ जबरदस्ती की थी। लड़कियां खुद ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती थी, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैं भी बदले में उन्हें बहुत ज्यादा नवाजता था, महंगी और कीमती तोहफे देता था। मैंने कभी किसी लड़की को धोखा भी नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी में सबको पता था कि मैं लड़कियों से सिर्फ टाइम पास के लिए दोस्ती करता हूँ। इस मामले में मैं अच्छा खासा मशहूर हो चुका था। मेरे दोस्त और यूनिवर्सिटी की लड़कियां मेरे मॉडर्न ख्यालात के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा वही लड़कियां मेरी तरफ पड़ती थी जो मुझसे कुछ फायदा हासिल करना चाहती थी। जाहिर है बदले में मुझे भी तो उनसे कुछ ना कुछ हासिल करना था। ये मेरी फितरत थी कि मैं किसी लड़की के साथ ज्यादा देर तक वक्त नहीं गुजार सकता था और बहुत जल्द उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की की तरफ बढ़ जाता था। मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती की थी, लेकिन मैं किसी लड़की को लेकर आज तक सीरियस नहीं हुआ था। लड़कियां मेरे लिए सिर्फ टाइम पास और वक्त गुजारी का जरिया थी। मैं उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया करता था। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की थी, ना ही कोई आवाज उठाई थी। वह करती भी कैसे? उसमें उनकी अपनी ही बदनामी थी। लिहाजा जब मैं किसी लड़की को छोड़ता तो वो भी चुपचाप पीछे हट जाती थी। लेकिन सारा वो वाहिद लड़की थी जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई थी। वो रिसर्च के सिलसिले में किसी और शहर से कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी आई थी। टीचर्स ने उसे हमारे ग्रुप में शामिल कर दिया था ताकि हम उसे उसकी मतलूबा जगह ले जा सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाला ग्रुप हमारा ही था। यूं बहुत जल्द उसकी और मेरी बातचीत होने लगी थी। उसने कहीं भी जाना होता वो मुझे ही अपने साथ चलने को कहती। काम के बाद मैं अक्सर उसे खिलाने पिलाने के लिए ले जाता, उसे अपने शहर की मशहूर जगह दिखाता या कभी हम लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते थे। वह हमारा शहर बहुत शौक और दिलचस्पी से देख रही थी। अपनी आदत और मिजाज के मुताबिक मैं उसकी तारीफ करता, उसके हुस्न को सराहता था। मैं कई बार कह चुका था कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो मेरी तारीफ और पसंदीदगी के इजहार पर बहुत खुश होती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाकर सायरा को हासिल कर लूंगा। एक दिन गाड़ी में बैठे हुए जज्बात में आकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो मेरी इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया था। उसने मुझे कहा कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि एक शरीफ और बाकिरदार लड़की है। अगर इतनी ही शरीफ हो तो मेरे साथ तन्हा क्यों घूमती फिरती हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मोहब्बत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अल्लाह का हुक्म भूल जाऊं। मुझे छूने के लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, तभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उसने कहा तो मैं हैरान रह गया था। मैंने बाकी लड़कियों की तरह उसके साथ भी वक्त गुजारी के लिए ही दोस्ती की थी, लेकिन ना जाने वो मेरी दोस्ती को क्या समझ बैठी थी। वो मुझसे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। वो मुझ पर अपना हक जताने लगी थी। वह चाहती थी कि मैं उसके अलावा किसी दूसरी लड़की से बात ना करूं, सिर्फ उसका होकर रहूं। कुछ अरसा तो मैंने उसके रवैया को बर्दाश्त किया और फिर एक दिन मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि देखो सारा, यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती है और यूनिवर्सिटी के अलावा भी काफी लड़कियां मेरी दोस्त है। मैं अपनी जिंदगी में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। तो क्या मेरी हैसियत भी तुम्हारी जिंदगी में बाकी लड़कियों की तरह है? ऑफ कोर्स तुम भी बाकी सबकी तरह एक दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। असल मैंने तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर समझा है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता और ना ही मैंने कभी किसी से प्यार किया है। नहीं किया तो अब कर लो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं करते? मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझसे मोहब्बत करने को। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है।
लेकिन मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन तुम तो कई बार कह चुके हो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ और तुम मुझे पसंद करते हो। और फिर मेरे काम के लिए मेरे साथ ख्वार होना, साथ घूमना फिरना, मेरी तारीफ करना, पसंदीदगी का इजहार, वो सब क्या था? क्या वो मोहब्बत नहीं थी? ओह कम ऑन सारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हाई सोसाइटी में तो ये सब आम सी बात है। तुमने उसको मोहब्बत समझा तो ये तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। मेरा मूड सख्त खराब हो चुका था। प्लीज अब आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं उठकर चला आया था, लेकिन सारा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हर दूसरे दिन उसकी कॉल आ जाती थी। मैं उसकी कॉल ना उठाता तो वो मुझसे मिलने यूनिवर्सिटी आती। पता नहीं वो किस किस्म की डीठ लड़की थी। मैं उससे सख्त तंग आ चुका था। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे थे? तुम्हें जो समझना है समझ लो। मुझे तुम्हारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल होने वाली थी। अम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। आजकल वो मुझ पर शादी के लिए काफी जोर दे रही थी। वो कई लड़कियों की तस्वीरें भी मुझे दिखा चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं उनमें से किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर लूं। लेकिन मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। ना जाने क्यों शादी के नाम से ही मुझे चिढ़ होने लगी थी। जब शादी के बगैर भी मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था, तो फिर मुझे शादी करके अपनी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मैं बीवी की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना दिन रात बीवी के साथ लड़ना चाहता था। मैंने अम्मी को साफ कह दिया था कि मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगी। ये क्या फजूल बात हुई? क्यों शादी नहीं करोगे? हर किसी की शादी होती है। तुम क्या सारी दुनिया से अनोखे हो? पर सुकून और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। बेटा कैसा सुकून? मम्मा शादी करके जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है और मैं बहुत सुकून से हूँ। मैं आपकी और बाबा की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना अपना सुकून बर्बाद करना चाहता हूँ। बस मुझे शादी ही नहीं करनी। मैंने कहा तो अम्मी एक लम्हे के लिए चुप रह गई। फिर कहने लगी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? अल्लाह ना करे कि तुम ऐसी जिंदगी गुजारो। और फिर मेरे और तुम्हारे बाबा के हालात मुख्तलिफ थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाबा के जैसे नहीं हो। तुम अपनी अजवाजी जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। मम्मा ने कहा तो मैं शर्मिंदा हो गया था और नजरें चुराकर वहां से उठ गया था। मम्मा ने ना जाने बाबा को क्या कहा था। कहा कि 2 दिन बाद उन्होंने भी मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया और शादी के फवायद पर मुझे काफी लंबा लेक्चर दिया था। हैरत की बात थी कि जिंदगी में पहली बार वो दोनों किसी एक फैसले पर मुत्फिक हुए थे। मेरे माँ बाप की अपनी शादीशुदा जिंदगी जिस तरह गुजरी थी, उसके बाद भी वह चाहते थे कि मेरी शादी कर दे। बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं ऑफिस आना शुरू करूं और फिर वह किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी करवा देंगे। मैं चुप रह गया था। लगता नहीं था कि ये दोनों मुझे शादी के बिना ज्यादा अरसे तक आजादी से रहने देने वाले थे। मेरे मामू के बेटे की शादी थी। मामू दूसरे शहर में रहते थे। अम्मी की मुलाजमत की वजह से हम मामू के घर ज्यादा नहीं जा पाते थे। बचपन में ही एक बार मामू के घर गया था। अम्मी चाहती थी कि मैं उनके साथ अपने कजिन की शादी में शिरकत के लिए चलूं। यहाँ वैसे भी सारा ने मेरा जीना हराम कर रखा था, इसलिए अम्मी के कहने पर मैं शादी में शिरकत के लिए रवाना हो गया था। शाम तक हम मामू के घर पहुंच चुके थे। मामू हमें देखकर बहुत खुश हुए और बड़ी मोहब्बत से मिले। मामू के 2 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे अली की शादी थी और उससे छोटी एक बेटी सबा थी। मैं अम्मी के साथ यहाँ तो आ गया था, लेकिन अब पछता रहा था। इस छोटे से शहर में मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा था और रिश्तेदारों से मिलकर तो मेरा दिमाग खराब हो चुका था। तभी मामू की बेटी सबा चाय लेकर कमरे में आई थी। मैंने सबा को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। वो बेइंतहा खूबसूरत और मासूम थी। बड़े से दुपट्टे में उसका खूबसूरत चेहरा मेरी नजरों में समा गया था। सबा को देखते ही एक शैतानी मंसूबा मेरे जहन में आ गया था।
सबा के साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर सकता था, वरना तो यहाँ मैं रिश्तेदारों से मिलकर ही मेरा दम निकल जाता। मैं सबा से बात करना चाहता था, लेकिन वह मुझे कभी अकेले मिलती ही ना थी। सबा को देखकर उससे शादी का ख्याल मेरे दिल में नहीं आया था, बल्कि मैं उससे दोस्ती करके कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था। मैं इस कदर घटिया था कि अपनी कज़न को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि बाकी लड़कियों की तरह सबा भी बहुत जल्द मेरी शख्सियत से मुतासिर होकर मेरी तरफ माइल हो जाएगी, लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। सबा बहुत मजबूत किरदार की लड़की थी। एक दो बार मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ की तो वो घबरा गई और वो फौरन ही वहां से चली गई। मैं अपने बारे में उसकी राय जानना चाहता था, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अक्सर उसके साथ मायने फेज बातें करता तो वो खामोशी से कमरे से निकल जाती, लेकिन मुझे उसके दिल का हाल तो पता ही नहीं चल रहा था। इस तरह तो मैं वापस चला जाऊंगा और सब्र से मेरी बात ना हो सकेगी। यही सोचकर मैंने उससे साफ साफ बात करने का फैसला किया था। एक दिन वो अकेली किचन में काम कर रही थी। मौके से फायदा उठाकर मैंने उसे साफ कह दिया था कि वह मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने उसे ये भी कहा था कि देखो, हम कज़न हैं, लिहाजा हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत या दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वह चाहे तो हम अपने इस रिश्ते को बढ़ा भी सकते हैं। तुम सोचकर मुझे बता देना। मुझे उम्मीद थी कि सबा मुझ जैसे शख्स को कभी इनकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जो हुआ वो मेरी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स था। रिश्ता बढ़ाने की बात से मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन सबा बहुत मासूम थी। वो मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उसे लगा था कि रिश्ता आगे बढ़ाने से मेरा मतलब शादी था। मैंने सबा को दूर दूर तक ये नहीं कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसे लगा था कि मैंने उसे प्रपोज किया है और सोचकर जवाब देने का कहा है। अब वो मेरी इस बात का जवाब देती, लिहाजा उसने ये बात अपनी अम्मी को बता दी और उसकी अम्मी ने अपने शौहर को मामू के जरिए ये खबर अम्मी तक भी पहुंच गई थी। अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अम्मी ने आकर मुझे गले से लगा लिया था और प्यार से मेरा माथा चूमा। मैं अम्मी के इस अचानक प्यार की वजह नहीं समझ सका था। क्या हो गया है अम्मी? आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मुझे खुशखबरी ही ऐसी मिली है। सबा मुझे भी बहुत पसंद थी। मेरी तो कब से ख्वाहिश थी कि मैं सबा को अपनी बहू बनाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से चुप थी। लेकिन तुमने सबा से शादी का फैसला करके मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। अम्मी की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया था। मैंने कब कहा था कि मुझे सबा से शादी करनी है? मैं तो महज उससे यहाँ रहने तक वक्त गुजारी करना चाहता था। उसके बाद वह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन पता नहीं वो क्या समझी थी कि उसने तो पूरे खानदान में इस बात का ढंढोरा ही पीट दिया था कि मैंने उसे शादी के लिए पेशकश की है। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। रिश्ता बढ़ाने से वह ये समझी थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने सबा को ये ऑफर ही क्यों की थी। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो मेरी थी जो कुछ दिनों में खुद पर कंट्रोल ना रख सका था और खूबसूरत लड़की देखते ही फिसल पड़ा था। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब अपनी बात तब्दील करके मैं पूरे खानदान में बदनाम नहीं हो सकता था। अम्मी तो मुझे एक शरीफ और नेक लड़का समझती थी। अम्मी को क्या पता था कि मैं भी अपने बाप की तरह एक बदकिरदार और अयाश मर्द था। अगर अम्मी को इस बात का इल्म हो जाता तो वो शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाती। अम्मी का खुशी से हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकी थी कि उनसे कोई बात करता और इस रिश्ते से इनकार करता। मैंने खामोशी से तकदीर के फैसले पर सर झुका दिया था और यूं सबा मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में चली आई थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था? मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करना पड़ गई थी। मेरे मामले में तो ये बात 100% दुरुस्त थी कि रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं,
खैर मैंने किस्मत का लिखा समझकर यह फैसला कबूल कर लिया था। चलो अम्मी अब्बा तो मेरी शादी से खुश हो गए थे। मेरी शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। शादी के बाद मेरे अंदर कुछ हद तक जिम्मेदारी भी आ गई थी। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करना भी कम कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी अय्याशी से मुकम्मल तौर पर बाज नहीं आया था। कोई भी खूबसूरत लड़की देखते ही मेरा दिल उसे हासिल करने के लिए मचल जाता था। मेरी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी। अक्सर मैं उसके साथ वक्त गुजारने के लिए होटल चला जाता। मैंने अपनी अय्याशी की आदत खासी हद तक कम तो कर दी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनसे जा नहीं छुड़वा पाया था। सबा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू औरत थी। वो बहुत सलीकामंद और अच्छी आदत की मालिक थी। सबा से शादी तो मैंने जबरदस्ती ही की थी, लेकिन उससे शादी के बाद मैं बहुत सुकून में था। वो बहुत अच्छे से घर और अम्मी अब्बू का ख्याल रखती थी। मैं भी सबा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैं अब्बा की तरह अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता था। घर के बाहर मैं जैसा भी था, घर के अंदर मैं एक अच्छा और जिम्मेदार शौहर था। शादी को 1 साल गुजरा तो अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटी से नवाजा था। अम्मी ने उसका नाम हुरैन रखा था। मैं अपनी नन्ही सी बेटी को हैरत और खुशी से देख रहा था। वो कितनी मासूम और खूबसूरत थी। मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। जब से हुरैन पैदा हुई थी, मेरे अंदर एक नई तब्दीली आई थी। मेरा दिल जल्दी घर जाने को चाहने लगा था और मैं ऑफिस से उठकर सीधा घर आ जाता था। वह मेरी आवाज सुनती तो मेरी गोद में आने के लिए मचलने लगती। मैं उसे गोद में उठा लेता और उसके साथ खेलता रहता। हुरैन 2 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी से नवाज दिया था। दुआ भी हुरैन की तरह प्यारी बच्ची थी, लेकिन ना जाने क्यों दूसरी बच्ची की पैदाइश पर मैं कुछ बेचैन सा हो गया था। मैंने सारी जिंदगी लड़कियों को इस्तेमाल करने की चीज से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मेरी बेटियां भी तो कल को जवान होंगी, और अगर उन्हें मुझ जैसा मर्द मिल गया तो नहीं, मैं अपनी बच्चियों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखूंगा और उन्हें कभी किसी की बातों में नहीं आने दूंगा। पता नहीं आजकल मैं ऐसा क्यों सोचने लगा था। आज मैं ऑफिस से कुछ जल्दी घर आ गया था, लेकिन लाउंज में सारा को सबा के साथ बैठे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बेख्तियार दरवाजे में ही रुक गया था। अरे आप आज जल्दी आ गए। ये मेरी दोस्त सारा है। आप बैठे, चाय तैयार हो गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। सबा हम दोनों को छोड़कर किचन में चली गई थी। सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सबा से मिलने आई हूँ। शायद तुम्हें इल्म नहीं है कि सबा मेरी दोस्त है और मैं सबा के शहर में ही रहती हूँ। मैं शादी के बाद कुछ सालों के लिए मुल्क से बाहर चली गई थी, इसलिए सबा से मिलने नहीं आ सकी। अब बाहर से आई हूँ तो सबा से मिलने चली आई। क्या तुम जानती थी कि सबा की शादी मुझसे हुई है? हाँ, सबा ने मुझे शादी की तस्वीरें भेजी थी और मुझे पता चल गया था कि सबा की शादी तुमसे हुई है। तो क्या अब मेरे घर में आग लगाने आए हो? मैंने तल्खी से कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और माजी में तुमसे मोहब्बत की हिमाकत पर अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त मैं कम उम्र थी, इसलिए नासमझ और जज्बाती थी। वरना तुम जैसे अयाश शख्स से मोहब्बत कोई पागल लड़की ही कर सकती है। वैसे भी जो कुछ तुम माज में करते रहे हो, मुझे तुमसे उसका बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए मकफाते अमल ही काफी होता है। खैर से अब तुम्हारी 2 बेटियां हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सुधर गएगे। सबा चाय लेकर आ गई थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। मुझे सारा पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो होती कौन थी? मेरी बेटियों का नाम लेने वाली। पता नहीं वह खुद को क्या समझती थी। कहीं वह सबा के सामने मेरे माजी का भांडा ना फोड़ दे। मुझे बस यही फिक्र थी। लेकिन लगता था कि उसने सबा को कुछ नहीं बताया था,
क्योंकि उसके जाने के बाद सबा नॉर्मल थी। कुछ अरसे बाद सारा अपने शोहर के पास वापस दुबई गई तो मैंने सुकून का सांस लिया था। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। हमारी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था। इस अरसे के दौरान सबा ने मुकम्मल तौर पर मुझे अपना आदी बना लिया था। घर में मुलाजिम होने के बावजूद मेरा हर काम वो अपने हाथ से करती थी। वो मुझे घर में नजर न आती तो मैं बेचैन हो जाता था। मुलाजिमों के हाथ का नाश्ता और खाना मुझे पसंद नहीं आता था। बच्चियां बड़ी हो रही थी और स्कूल जाने लगी थी। सबा बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही थी। वो उन्हें स्कूल के साथ नमाज और दूसरी दीनी बातें भी सिखाती थी। सबर ड्राइवर के साथ बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाती थी और वापसी पर स्कूल से लेने भी खुद जाती थी। तुम्हें बच्चियों के साथ जाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर है ना? वो हमारा काबिल एतमाद और पुराना ड्राइवर है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। मैं अपनी बच्चियों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सबा ने कहा तो मैं चुप रह गया था। शायद वो ठीक ही कह रही थी। मेरे दफ्तर में एक नई लड़की मुलाजमत पर आई थी। वो बहुत ही मॉडर्न थी। चंद दिनों में ही उसने मुझे अपना असीर कर लिया था। मेरी रातें आजकल उसी के साथ गुजर रही थी। एक शाम मैं उसे शॉपिंग कराने मॉल ले गया था। मैं उसका हाथ पकड़े उसे ब्रेसलेट पहनाकर दिखा रहा था। तभी अपने सामने सबा और बच्चियों को देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। सबा हैरत से मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर एकदम उसने खुद को संभाल लिया और वह बच्चियों को लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। शुक्र था कि बच्चियों ने मुझे नहीं देखा था। वो कपड़े और ज्वेलरी देखने में मशरूफ थी। मुझे याद आया कि सबा कई दिनों से कह रही थी कि मैं वक्त निकालूं। बच्चियों को शॉपिंग पर लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। आजकल मेरे दिन रात तो टीना के साथ गुजर रहे थे, इसलिए वो खुद ही बच्चियों को लेकर शॉपिंग करने चली आई थी और मॉल में उसने मुझे टीना के साथ देख लिया था। लेकिन शुक्र था कि उसने कोई तमाशा न किया। मैं पूरी तौर पर टीना को छोड़कर घर चला आया था। सबा कुछ गुस्से में थी। देखो सबा, वो टीना है ना, वह हमारे बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद है। वह बहुत बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी है। बहुत लोगों में उसकी जान पहचान है। उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, इसलिए तोहफा वगैरह तो देना पड़ता है ना। इसलिए मैं उसे मॉल ले गया था। आपका कोई नया कारोबार तो नहीं है? बरसों पुराना बिजनेस है। तो अब आपको इस किस्म की लड़कियों की क्या जरूरत है? आपकी कंपनी का एक नाम है, मकाम है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ऐसे ओछे हटकंदों की जरूरत है। अगर बच्चियां आपको देख लेती तो वह क्या सोचती? उनको कितना बुरा लगता। सबा ने कहा तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं उससे कोई फायदा नहीं लूंगा, बल्कि उसे कहीं और ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने किसी ना किसी तरह सबको शीशे में उतार लिया था। पता नहीं उसका शक खत्म हुआ था या नहीं, लेकिन वह चुप हो गई थी। अब मुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैंने दिल में सोचा था। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो हुरैन सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मशरूफ थी। मैं भी आकर सोफे पर बैठ गया। वो मुझे देखकर कहने लगी, पापा ये बदकिरदार क्या होता है? उसकी बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया था। क्या मतलब, आप क्यों पूछ रही हो? बाबा, ये किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बदकिरदार लोगों को जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में फेंक दिया जाएगा और उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। ये बदकिरदार लोग कौन होते हैं बाबा? हुरैन की बात सुनकर मैं कांप गया था और हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। बाबा, उसने मुझे आवाज दी तो मैं चौंका। अच्छा, आप ये बुक छोड़ो, मेरा बैग रखकर आओ और मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। ठीक है बाबा। वह पानी लेने चली गई थी। रात को मैंने सबा को सख्ती से कहा था, ये तुम हुरैन को किस किस्म की बुक्स पढ़ने के लिए दे देती हो? वह अभी बहुत छोटी है। वह इतनी भी छोटी नहीं है, 10 साल की हो गई है। बच्चियों की तरबियत की और दीन के बारे में सीखने की यही उम्र होती है। अगर छोटे होते वक्त तरबियत ना की जाए
तो बड़े होकर इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता है। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा तो मैं नजरें चुरा गया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कोई मतलब नहीं। वो अपना तकिया सीधा करने लगी। मैंने तो वैसे ही एक बात की है। नहीं, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बदकिरदार हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने हैरत से मेरी आंखों में झांका। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सबा की बात सुनकर मैं चुप रह गया था। वाकई सबा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे ही दिल में चोर था। इसी वजह से मैं ये बात कर रहा था। सच तो ये था कि सबा बहुत ही समझदार लड़की थी। अगर उसको मुझ पर कभी कोई शक था तो उसने कभी इस बात को लेकर मुझसे झगड़ा नहीं किया था। शादी के शुरू के दिनों में दोस्तों और मिलने वालों के घर दावतों के दौरान बहुत से लोगों ने मजाक में सबा को कहा था कि अरसल को अच्छे से काबू करके रखिएगा। भाभी ये रस्सियां तुड़वाने का बहुत ही माहिर है। फिर सारा ने भी कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। मैं अक्सर रात को देर से घर आता था। सबा को लाजमी मेरे बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा तो हो ही गया था। आखिर वो इतने अरसे से मेरे साथ थी, लेकिन उसने कभी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं मैं ये सब क्यों सोच रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। खुरम की बात ने आज मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने तो कभी आखिरत या जहन्नुम के हिसाब के बारे में नहीं सोचा था। पता नहीं मेरा अंजाम क्या होने वाला था। और अगर मैं मकाफात अमल की जद में आ गया और मेरे जैसा शख्स मेरी बेटियों को मिल गया तो नहीं, अल्लाह ना करे, मेरी बेटियां बहुत मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये सब सोचते ही मुझे नींद आ गई थी। बच्चियों की स्कूल की छुट्टियां थी। सबा बच्चियों को लेकर अपने मेके गई हुई थी। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। टीना भी मुलाजमत छोड़कर जा चुकी थी। उसे किसी बड़ी फर्म में ज्यादा बेहतर मुलाजमत मिल गई थी। सबा की वजह से मैंने भी उसे जाने दिया था। मैं ऑफिस से घर जा रहा था कि गाड़ी सिग्नल्स पर रुकी तो एक खूबसूरत 15 साला लड़की मेरे पास तस्बीह बेचने आई और बोली, साहब एक तस्बीह ले लो, अम्मा अब्बा की रोटी आ जाएगी। मैंने फौरन उसे ऑफर दी कि मैं तुम्हारी सारी तस्बीह खरीद कर तुम्हें 3 गुना ज्यादा रकम दूंगा। बस तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ। वो भागती हुई आई और बैठ गई। मैंने जल्दी से गाड़ी को लॉक लगा दिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो वो मेरी शैतानी नियत जानकर घबराई तक नहीं, बल्कि तस्बीह पकड़कर ऊंची आवाज में कोई आयत पढ़ने लगी और अपना सर डैशबोर्ड पर रख दिया। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाया तो मेरी जान निकल गई। मेरे सामने गाड़ी में हुरैन बैठी थी, मेरी अपनी बेटी हुरैन। मैंने बेख्तियार जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। मैं सख्त में था। हुरैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाबा, आप मुझे कहीं ले जाना चाहते थे ना? चलिए, फिर देर हो रही है। क्या हुआ? आप गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? चुप कर जाओ हुरैन, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। मेरे इर्दगिर्द बहुत ज्यादा शोर था, जैसे बहुत से लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंक कर मुझे संसार कर रहे हो। हर पत्थर पर मेरे जिस्म से दर्द की एक शदीद लहर उठती थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था और सांस बहुत तेजी से चल रहा था। साहब साहब क्या हुआ? साहब, हुरैन मेरा बाजू हिलाकर पूछ रही थी। हुरैन, तुम मुझे क्यों साहब कह रही हो? मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मैंने गुस्से से चीख कर उसकी तरफ देखा था और उसी तस्बीह वाली लड़की को अपने सामने देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो हैरत से बगौर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ साहब? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बड़ी फिक्रमंदी से पूछ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, ठीक हूँ मैं। तो चल, नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। रात बहुत हो गई है, अपने घर चली जाओ। वो खामोशी से नीचे उतर गई। ये लो पैसे। मैंने अपने पर्स से बहुत सारे नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए थे।
नहीं साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। तुम ये तस्बीह रखो, इसे सुबह शाम पढ़ा करो। उसने एक तस्बीह मेरी तरफ बढ़ाई थी। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो, वरना बहुत पछताओगे। तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। वो मेरे हाथ में दबे नोटों से 100 का एक नोट निकाल कर ले गई थी। शायद उसकी तस्बीह की कीमत इतनी ही बनती थी। वो मुड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। अगर उसे पैसों की जरूरत नहीं थी तो वो गाड़ी में बैठी ही क्यों थी? ना जाने किस तरह गाड़ी चलाकर मैं घर पहुंचा था और सजदे में गिर गया था। मैं रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करता रहा। मैंने काफी देर बाद सजदे से सर हटाया था। मैं खुद को काफी पुरस्कून हल्का महसूस कर रहा था। मैंने उस दिन के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था, या ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अब गुनाह की तरफ मेरा दिल मायल नहीं होता था। अपने माजी से कुछ कराहत महसूस होती थी। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था और तस्बीह तो हर वक्त मेरे हाथ में रहती थी। सबा वापस आई तो मेरी बदली हालत देखकर हैरान रह गई थी। आपको क्या हो गया है? उसने हैरत से पूछा। मैं उसे क्या बताता? मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा और उसके बनाए गए कवानीन के मुताबिक गुजारनी शुरू कर दी थी और मेरे दिल की बेसुनी यकसर खत्म हो गई थी। मैं रात को उन्हीं औकात में उस सड़क से कई बार गुजरा था जहां मुझे वह लड़की मिली थी, लेकिन तस्बीह बेचने वाली वो लड़की मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आई थी।